मैं वर्षिका और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो होंगे आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। ये है टेक्स्ट एंड वन लाइनर क्वेश्चन। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें सारे क्वेश्चन नए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा, तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। और बहुत इजी है, एक एक लाइन में क्वेश्चन है और उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशो या धागों द्वारा तनाव या खिंचाव सहने की क्षमता क्या कहलाती है। आप लोग जब भी कोई भी रेशे का वर्गीकरण पढ़ते हैं, आपको याद होगा हम उस रेशे की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं भी पढ़ते हैं। तो उस रेशे को जब हम खींचेंगे या उस रेशों पे तनाव पड़ेगा या खिंचाव पड़ेगा, तो यह उसकी क्षमता क्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा। इसे हम कहते हैं तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य या फिर इंग्लिश में कहे टेंसिटी। जैसे कि कहा जाए प्राकृतिक रेशों में सबसे ज़्यादा टेंसिटी किस में पाई जाती है, तो वो होता है रेशम, जिसमें होता है 3.5 से 4 ग्राम प्रति डेनियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रेशों में ये सबसे मजबूत रेशा होता है। फिर है तनाव सामर्थ्य की इकाई क्या होती है, तो ग्राम प्रति डेनियर। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे नए क्वेश्चन हैं और वन लाइनर में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस आप सुनते चलिए और आपको आसानी से याद भी होता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रेशों को खींचकर अथवा तनाव देकर छोड़ दिया जाता है तथा रेशे अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, तो यह गुण क्या कहलाता है। रेशों को हमने खींचा, उसे हमने छोड़ दिया, जिस आकार में वो पहले था वो फिर से खींचकर छोड़ने के बाद अपने आकार में फिर से आ गया, तो यह गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी इसे हम कहते हैं। आगे देखिएगा, किसी रेशे में सर्वाधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण, या फिर कहा जाए सारे रेशों में सबसे, या कोई भी रेशा हो A to Z, चाहे प्राकृतिक चाहे कृत्रिम, उनमें सबसे ज़्यादा नमी या आर्द्रता सोखने का गुण किस रेशे में होता है, तो वो होगा रेयॉन। और कितने प्रतिशत, तो ये 90 से 95% तक लगभग पानी को सोख लेता है। रेयॉन क्या करेगा, किसी भी टब में जितना पानी है उसका 90 से 95% यह सोख लेता है, बल्कि कॉटन और लिनन रेयॉन से कम पानी सोखते हैं। रेयॉन में आर्द्रता अवशोषक की प्रतिशत कितनी है, या कितने प्रतिशत आर्द्रता को अवशोषित करता है, वही चीज़ है यहाँ पर 90 से 95%। आगे देखिए, सबसे कम पानी सोखने की क्षमता किस में होती है। सबसे ज़्यादा पानी सोख रहा है रेयॉन, सबसे कम पानी सोखने की क्षमता होती पॉलिएस्टर में। ठीक है, नायलॉन भी नहीं, आंसर यहाँ पर होगा पॉलिएस्टर। और ये कितना प्रतिशत पानी सोखेगा, तो बस 3 से 5%। देखिए 3 से 5%, बहुत कम पानी सोखता है ये। मानवकृत रेशों में चमक डैश की जाती है, तो जो मानव निर्मित रेशे, जैसे आप रेयॉन जानते हैं, नायलॉन जानते हैं, इन सभी रेशों में चमक घटाई जाती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कम की जाती है। ज़्यादा घनत्व वाले कपड़े का वजन डैश होता है, तो ज़्यादा जिनमें घनत्व होगा, याद रखिएगा, उन कपड़ों का वजन भी अधिक होगा। घनत्व से ये मतलब है, जैसे कि कोई भी कपड़ा है यहाँ पर, उसकी बुनाई इतनी सघन है, जितनी ज़्यादा सघन बुनाई कपड़ा उतना ही मोटा और उतना ही भारी होगा, तो ज़्यादा घनत्व वाले कपड़े का वजन अधिक होता है। पानी पर भी तैरने वाला सबसे हल्का रेशा, या फिर किसी भी जगत का प्राकृतिक कृत्रिम सब में मिला करके सबसे हल्का रेशा कौन सा होता है, जो कि पानी पर भी तैर जाता है, तो वो होता है ऑल्फिन। याद रखिएगा, ऑल्फिन एक ऐसा रेशा है जो कि सारे जगत में तुलना की जाए, सारे रेशों में तुलना की जाए, तो ये सबसे हल्का होता है। आगे देखिएगा, रेशों की ज्वलनशीलता का माप किसके आधार पर होता है, तो ज्वलनशीलता का माप समय के आधार पर होता है। जैसे कि कॉटन का रेशा है, लिनन का रेशा है, इन्हें जलने में ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर रेयॉन है, नायलॉन है, इन्हें जलने में ज़्यादा समय लग रहा। आप भी जानते होंगे इस तरीके के टेस्ट ज़रूर किए जाते हैं परीक्षण के लिए। तो ये ज्वलनशीलता, दहन जो हम लोग टेस्ट करेंगे,
तो उसमें देखते हैं कि कितना समय लग रहा है किसी भी रेशे को जलने पर, उस आधार पे हम कहते हैं कि ये कौन सा रेशा है। आगे देखिए, रेशम के रेशे में डैश उपस्थित रहता है जो ताप को रोक कर रखता है। रेशम का जो रेशा होता है उसमें मोम पाया जाता है, वैक्स, ठीक है, ये वैक्स होता है जो कि ताप को रोक करके रखता है। इसीलिए सिल्क के कपड़े गर्मी के लिए धूप में हमें निकलना हो तो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते। आगे देखिए, वस्त्रों को कीड़े से बचाने के लिए किसकी गोली का प्रयोग करना चाहिए। अगर कपड़े ऐसे हो जिनमें कीड़े लग सकते हैं जैसे कि ऊन, तो उन्हें हमें बचाने के लिए किस गोली का प्रयोग करना चाहिए, तो होगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की गोली से वस्त्रों को कीड़े से बचाया जा सकता है। रेशमी वस्त्रों को कितने डिग्री सेल्सियस पर प्रेस करना चाहिए, तो रेशमी वस्त्रों को अगर प्रेस करना है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर हमें प्रेस करना चाहिए। किसी भी रेशे की लंबाई, आकार, व्यास, अनुप्रस्थ काट, ऐंठन, सतह की बनावट आदि कैसी रचना है, तो ये बाह्य रचना होती है। किसी भी रेशे की आंतरिक और बाह्य दो तरीके की रचना होती है। आंतरिक की बात करते हैं तो हम उनके अंतर्गत उनका संगठन पढ़ते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की कितनी मात्रा है ये। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी रेशे की लंबाई, तो ये बाह्य रूप से ही तो संरचना इसकी हुई। हम किसी भी रेशे की लंबाई भी देख सकते हैं, आकार भी देख सकते हैं, उसका व्यास या डायमीटर देख सकते हैं। अनुप्रस्थ काट देखना हो तो हम इसे भी चेक कर सकते हैं। ऐंठन कैसी है, तो ये सारे गुण हमें देखने होते हैं। किस में होते हैं, भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत बाह्य संरचना में आते हैं। आगे, किस रेशे की संरचना बहुकोशिकीय होती है। बहुकोशिकीय का मतलब जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे, तो ये आंसर हो जाएगा ऊन। आप जानते होंगे ऊन की ही संरचना ऐसी है जो शल्कीय होती है। शल्कीय का मतलब छिलके नुमा दिखाई देती है। तो ये देखिए, एक ऊन ही ऐसा रेशा है कि जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई देती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कपास की पतली नली में किस नाम का तरल भरा रहता है, तो सैप नाम का। जब ये परिपक्व नहीं रहता है तो इसकी नलियों में सैप नाम का एक लिक्विड तरल पदार्थ भरा रहता है, और जब ये परिपक्व हो जाता है कपास, इसके पौधे, कोई पोट्स, ये परिपक्व हो जाते, पक जाते हैं, ब्राउन होना शुरू हो जाते, तो यही सैप सूख जाता है। किसी भी रेशों के अणु की श्रृंखला किस बॉन्ड से जुड़ी रहती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दिया जाए, देखिएगा थोड़ा सा, कि ये मान लीजिए कि कोई कपास का ये कपड़ा है और ये कपड़ा नायलॉन का है। आप जानते होंगे जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं उनके अणु एक आकार में नहीं होते, ना ही उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है कि आपस में पास पास हों। दूसरा है जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर, इनका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं जिससे कि इसके अणु एकदम पास पास आपस में जुड़े हुए हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये अपनी स्थिति पे बना रहे, ये अपनी स्थिति पे बना रहे, तो इन दोनों के बीच में बंधन होगा। और वही बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा और इनमें भी, चाहे प्राकृतिक रेशे हो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, चाहे कृत्रिम रेशे हो, आर्टिफिशियल रेशे हो, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। किसी भी रेशों के अणु किससे जुड़े रहेंगे, किस चेन से जुड़े रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। रेशम तथा ऊन ताप के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। किसके रेशे आग से नहीं जलते, तो ध्यान रखिएगा, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का जो रेशा है आग से जल्दी ये नहीं जलता। अगर इसके ऊपर प्रभाव पड़ना भी शुरू होगा तो कम से कम 750 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। किसी भी मनुष्य का अगर डिग्री में फ़ारेनहाइट में देखा जाए टेम्परेचर, तो आप जानते होंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इतने टेम्परेचर पहुंचने के लिए बहुत ताप की आवश्यकता है। तो एस्बेस्टस से बने कपड़े आग से नहीं जलते। यही रीज़न है कि जो फायर प्रूफ, जिन्हें फायर ब्रिगेड में काम करना होता है, तो उनके लिए फायर प्रूफ कपड़े इसी रेशे से बनाए जाते हैं। डाक थैला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डाक थैला। डाक थैला कोई भी कुरियर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट कोई भी कागज़ है इधर से उधर करने हैं, तो उनके लिए अगर पैकेट या थैले बनाने हैं तो उनका निर्माण होता है फाइबर ग्लास से। किससे होगा, फाइबर ग्लास से। ठीक है बेटा।
उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यहीं तक था आज का वीडियो और इसके बाद जल्दी ही फिर आपके लिए और भी नया वीडियो आएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, और बाकी आप कोई भी टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।